नमस्कार दर्शकों, आज आप सबका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन पंजाब सरकार सेवा में और कविताओं के ज़रिए समाज को उठाने में, समाज की बुराइयों को दर्शाने में, समाज में नारी को लेके नारी की जो भी समस्याएं हैं उनको लेके उसको कविताओं के रूप में ढाला है। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर उमा शर्मा जी का। उमा जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। शुक्रिया जी। बड़ी खुशी है आप आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कुछ अपने बारे में बताएं पहले कि आप जब सेवानिवृत्त हुई पंजाब सरकार से लोक संपर्क विभाग से एज ए डिप्टी डायरेक्टर, तो उसके दौरान और उसके बाद आपका जीवन में क्या थोड़े बहुत या ख़ास चेंजेस आए? मैं जब से रिटायर हुई हूँ, टोटली मेरा जो एम है वो साहित्य में जैसे आर्टिकल लिखना, कविताएं लिखना और समाज की सेवा करना, ये तीन मेरे जो उद्देश्य लेके मैं चली हूँ। क्योंकि समाज में मैं देखती हूँ कि बहुत सारी बुराइयां हैं। हम सबको दूर तो नहीं कर सकते लेकिन कोशिश कर सकते हैं। तो मैं लाइफ में वही कोशिश कर रही हूँ। तब से लेके कुछ मेरी ऑनलाइन गोष्ठियाँ होती रहती हैं और कुछ मेरी ऑफलाइन हैं, और जब मौका मिलता है स्टेज पे जाके अपने उद्गार लोगों तक पहुंचाने का, तो वो मैं करती हूँ। तो आज हम क्योंकि इस स्टेज पे बैठे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अपनी सबसे पसंदीदा कविता जो आपने लिखी है उसकी कुछ पंक्तियाँ मुझे सुनाएं। ये मेरा था कि हमारा जो देश है वो कैसा है, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि हम किस देश की सृजना करना चाहते हैं और वो देश कैसा होना चाहिए। उसमें है कि जन्नत बन जाए अपना वतन, मिलजुल कर करें कुछ ऐसा यतन, सब शाद रहें आबाद रहें, रंजो गम से आज़ाद रहें, ना जुल्म किसी मजलूम पे हो, गुलशन से परे सयाद रहें, हर दिल हो मोहब्बत का दर्पण, हर दिल हो मोहब्बत का दर्पण, जन्नत बन जाए अपना वतन, जन्नत बन जाए अपना वतन। बहुत खूब, बहुत खूब। काले धन का व्यापार ना हो, रिश्वत का गरम बाजार ना हो, फिर अपने वतन में हर कोई जीने से कोई बेजार ना हो, नीलाम ना हो असमत का चलन, जन्नत बन जाए अपना वतन, जन्नत बन जाए अपना वतन। ना ऊंच नीच के झगड़े हों, ना भेदभाव के रगड़े हों, ना ऊंच नीच के झगड़े हों, ना भेदभाव के रगड़े हों, सब एक रहें भारतवासी, ना दीन धर्म के झगड़े हों, हर धर्म का हो उपदेश अमन, हर धर्म का हो उपदेश अमन, जन्नत बन जाए अपना वतन, जन्नत बन जाए। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो आप ये बताएं कि आपने जब कविताएं लिखनी शुरू की तो उस टाइम आपकी क्या उम्र थी और क्या पढ़ रही थी आप उस मैं प्रेप मेडिकल में पढ़ रही थी और हमारे कॉलेज में मैगज़ीन छपना था, तो उसके लिए कविताएं मांगी गई थी। तो हमारे प्रोफेसर ने कहा जी सब अपनी अपनी कविताएं दें, कोई भी हो, जो किसी की भी लिखी हो। हमने भी दे दी। जब मैगज़ीन छपा तो उन्होंने स्पीच में कहा कि बच्चों ने तो चोरी करके अपनी कविताएं हमें दे दी हैं। वो मेरे मन को जाके बड़ी बात अंदर चुभी। फिर मैंने कहा नहीं, अब तो मैं खुद लिख के दूंगी अपनी कविता। तो तब से फिर मैंने लिखना शुरू किया और आज तक ये सिलसिला जारी है। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आज तक वो सिलसिला जारी है। और 30-35 साल सरकारी नौकरी में रहने के बाद भी आपने समाज के लिए और नारी उत्थान के लिए जितनी कविताएं लिखी हैं और जो भी आपने सोशल वर्क किया है उसमें आपका एक योगदान है समाज के प्रति। तो आप ये बताएं कि एज अ लेडी, नारी के तौर पर आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि आपने ताउम्र शादी भी नहीं की, तो अकेली लेडी होने की वजह से भी आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं, बट एट द सेम टाइम आप क्योंकि सरकारी नौकरी में थी तो वो एक रुतबा भी था, तो लोग थोड़ा सा इज्जत मान भी करते थे, थोड़ा डरते भी थे। तो उसमें आपको क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? ऐसा है कि मेरे फादर पढ़े लिखे इंसान थे, मतलब 1937-38 में वो डॉक्टरी करके आए थे। उन्होंने हमारी परवरिश ऐसे की थी जैसे कि हम घर के बेटे हों। सो कुछ तो वो हमें काम आया।
दूसरा, जैसे जैसे हमने हमारी लाइफ में चुनौतियाँ आती गई, उसको हम बड़े निडर होके उन चुनौतियों का सामना करते रहे। सो वो जो चीज़ें थी बचपन की, जो हमारी परवरिश थी, वो हमें बहुत काम आई। फिर पब्लिक रिलेशन में सर्विस करने के बाद जो मेरे फादर ने मुझे शुरू से स्टेज पे लेके जाना शुरू किया था, तो वो फियर भी नहीं रहा। तो वो सारी चीज़ें काम आई और हमने उन चीज़ों का बड़ी बहादुरी से सामना किया। कोई एक ऐसी चुनौती जिससे आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली हो नारी के ऊपर कविता लिखने में या समाज की बुराइयों के ऊपर कविता लिखने में, वो कुछ शेयर करें आप हमारे से। एक बार मैं राजस्थान से चंडीगढ़ आ रही थी, तो एक लड़की घर से भागी हुई थी। जब मैं अपने डिब्बे से बाहर निकली तो मैंने देखा कि एक लड़की को बहुत सारे लोग घेर के बैठे हैं। तो मैंने पूछा, पता चला कि वो लड़की घर से भागी हुई है। मैंने उसकी बाजू पकड़ी और अपने डिब्बे में ले आई। उससे मैंने पूछा, तू कहाँ की है? पहले तो उसने बताया नहीं, फिर जोर देने पे बताया कि मैं डबवाली की लड़की हूँ और मैं ऐसे ऐसे, मेरा भाई मेरे पे शक करता है, मैं कॉलेज आती हूँ, मुझे मारता है, तो मैं घर से भाग गई। उसके हाथ में इतने सारे विजिटिंग कार्ड और साथ में पैसे जो लोगों ने उसे दिए हुए कि तुम मेरे पास आ जाना, तुम मेरे पास आ जाना। मैंने उससे पूछ लिया कम से कम काफ़ी समय लगा के, तो उसने बताया कि मैं डबवाली की रहने वाली हूँ। मैं तब तक बठिंडा पहुँच चुकी थी। तो बठिंडा स्टेशन मास्टर की हेल्प से मैंने उनके घर तक मैसेज पहुँचाया कि ये लड़की मेरे पास है, ये मेरा एड्रेस है, यहाँ से आके उस लड़की को ले जाना। लेकिन उस लड़की को अपने साथ रखने में मुझे जो मुश्किलें आई, सबसे ज़्यादा पुलिस की। जो पुलिस थी डिब्बे में, वो मुझे लड़की को ले जाने नहीं दे रही थी। वो कहते कि लड़की आप नहीं ले जा सकते, हमने इसको थाने लेके जाना है। मैंने कहा लड़की तो नहीं जाएगी, जो मर्जी कर लो, आज लड़की मेरे साथ रहेगी, लड़की अपने पेरेंट्स के पास जाएगी, मैं कहीं किसी को नहीं दूंगी। उस काम से मुझे बड़ा सुकून मिला कि मैंने कम से कम एक लड़की की इज्जत बचा के उसको घर भेज दिया। जो उसके पास पैसे इकट्ठे थे वो मैंने जाके मंदिर में रख दिए। वो सारे विजिटिंग कार्ड भी मैंने वहीं रख दिए, क्योंकि हमारे समाज में पुरुष प्रधान है, तो उनकी सोच यही है कि अगर लड़की घर से भागी है तो अच्छी नहीं है, तो इसको हम खुद यूज़ कर लें। वो मुझे बड़ा सुकून है आज तक कि मैंने उस लड़की की इज्जत बचा के उसके घर वालों को सौंप। अब जैसे आपने कहा कि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान है, ये पिछले कई दशकों से ऐसा ही चला आ रहा है। शायद अब कुछ नई जनरेशन की वजह से चेंज हो रहा है, बट इस पुरुष प्रधान समाज में आपने ऐसी क्या कविताएं का आपका योगदान रहा जिसमें कि नारी के प्रति बहुत सारा आपने लिखा हो, वो आप कुछ सुनाएं अपना। मैंने नारी के प्रति एक कविता लिखी थी कि मैं एक औरत हूँ पर अबला नारी नहीं। अबला नारी नहीं हूँ। अबला नारी नहीं, क्योंकि आजकल का समाज जो है लड़की को दबाता है, चाहे वो बहू हो, चाहे बेटी हो, चाहे कोई भी हो। तो मैंने लिखा था, आ मैं तुम्हें प्यार दूं, दुलार दूं, जीने का एहसास दूं। आ मैं तुम्हें प्यार दूं, दुलार दूं, जीने का एहसास दूं, पर ये मत समझना कि मैं अबला नारी हूँ। तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर चल सकूं, तुम्हें अपना बनाकर स्नेहिल आंखों से मोह सकूं, पर मुझे अबला समझने की भूल मत करना। हर रूप रंग में ढलकर संवर जाऊं मैं, सब्र की मिसाल हर रिश्ते की ताकत बन जाऊं मैं। पर जब इस ताकत को दबाने की कोशिश करोगे, जब इस ताकत को दबाने की कोशिश करोगे, तो मैं चंडी हूँ, मैं दुर्गा हूँ, सबसे बढ़कर सबला नारी हूँ, मुझे अबला मत समझना। मैं तो तेरी परछाई हूँ। ये अपने आदमी को बोल रही है कि मैं तो तेरी परछाई हूँ, तेरे साथ चलकर जीवन जीना चाहती हूँ। मेरी माँ का संदूर तेरे होने की निशानी है, मेरी माँ का संदूर तेरी होने की निशानी है। अगर तुम मेरी भावनाओं को आहत नहीं करोगे, अगर तुम मेरी भावनाओं को आहत नहीं करोगे, मेरे सम्मान को अपने प्यार से अलंकित करोगे, तो मैं तेरी हूँ। मेरे सम्मान को प्यार से अलंकित करोगे तो मैं तेरी हूँ, वरना मुझे अबला मत समझना। सबला बनकर दिखाऊं ये भूल मत करना,
सबला बन के दिखाऊं, ये भूल मत कर। ये लगता है आपने अभी डायरी में लिखी हुई है, क्या ये आपकी प्रकाशित हुई है पोएम्स? ये मेरी प्रकाशित हो गया, अभी मैंने बुक रिलीज़ नहीं की है। अच्छा, कब कर रही हैं ये बुक रिलीज़? ये मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में होगी, क्योंकि उससे पहले एक मैंने सरहद फाजिल का लिखी है। अच्छा, उसका इनाग्रेशन दिसंबर में करना है। अच्छा। तो सरहद फाजल का से आपका अभिप्राय है जो हमारा फाजल का है उसकी सरहद पे, तो आपका फाजल का के साथ कोई बचपन का नाता है? आप वहाँ की हैं क्या? जी, मेरे फादर 1937-38 में डॉक्टरी करके फाजिल का आके बस फाजल गए का थे। बस गए थे। देशभक्त थे, उन्होंने बहुत सारी वहाँ पे देशभक्ति की जो काम किए हैं, और जिन 1947 में जो मुसलमान थे जो घर छोड़ के गए हैं, उनको बॉर्डर तक पहुंचाना और हिंदुओं को वापस लेके आना, 3-4 महीने वो इसी काम में ही लगे रहे। और उन्होंने जितना नाम उसमें कमाया है देशभक्ति में, उससे जो हमें आज तक प्यार मिलता है, उसकी मिसाल वहाँ की आसफ वाला शहीदों की समाध है। बहुत बढ़िया बात है। तो उसको आपने उस फादर साहब की अपनी फाजलका की सेवा के लिए उसको डेडिकेट की है क्या ये नई किताब सरहद फाजल का? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मैंने डॉक्टर गोविंद राम शर्मा मेरे फादर थे, मैंने और उनको और मेरी मदर डॉक्टर राजकर्णी शर्मा, उन दोनों को मैंने समर्पित की है, क्योंकि उन्होंने ही मेरे जीवन में जो मेरे को एम्स दिए थे ज़िंदगी में, उनको मैं अपना के चली हूँ तो यहाँ तक पहुँची हूँ। जैसा कि हम जानते हैं आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, तो आपने किस उसमें फील्ड में अपनी थीसिस लिखी है और किस भाषा में आपने पीएचडी अपनी मैंने करी? पंजाबी में पीएचडी की है, और मेरा जो थीसिस का सब्जेक्ट था वो था नानक सिंह दे नावलों विच सुखांत दृष्टि। अच्छा, सुखांत जी, हैप्पी एंडिंग। हाँ जी, हैप्पी एंडिंग जो नावल थे उनके उस पे थे। क्योंकि ज़्यादातर तो नानक सिंह जी दुखांत वाले लिखते थे, तो सुखांत ढूंढना, उसमें से निकालना और उसके ऊपर थीसिस लिखना, ये तो वाकई अपने आप में एक बड़ी पॉजिटिव एटीट्यूड वाली बात है। जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने सुखांत पे किया, क्योंकि दुखांत वाले सबको पता है उनको, लेकिन सुखांत वाले लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता था। तो वो मुझे भी अच्छा लगा, और मेरे जो डॉक्टर सुरेंद्र देवेश्वर मेरे गाइड थे, उन्होंने भी बहुत सराहा। तो मैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरी मदद की पीएचडी करने में। और किस मुद्दे पे आपने कविताएं लिखी मैम? और मैंने देशभक्ति पे लिखी हैं, और मैंने रिश्तों पे लिखी हैं। कोई रिश्तों पे एक छोटी सी कविता आपकी हो जाए? जी। ताउम्र मैं रिश्ते संभालती रही, ताउम्र मैं रिश्ते संभालती रही, परत दर परत खोली तो मैं खाली थी। भाई बहन और भाभियाँ, भतीजे भतीजी और भांजियाँ, मतलब सभी रिश्ते आ जाते हैं इसमें। सब अपने अरमानों को पूरा करने की होड़ में, सब अपने अरमानों की पूरा करने की होड़ में हमको सिखला जाते हैं एहसासों की खामियाँ। एहसासों की खामियाँ। जी। रिश्तों की माला का मोती जब भी कोई टूट जाता है, रिश्तों की माला का मोती जब भी कोई टूट जाता है, तो झट उसे उठा के मैं अपनी झोली में समेट लेती हूँ। प्यार, दुलार और स्नेह से फिर उसे जोड़ देती हूँ। पर परत दर परत जब खोली तो मैं खाली थी। जब आप लिख रही थी, आज से समझो 3 दशक पहले, और आज के टाइम में कितना कुछ चेंज आया है कविताओं की लेखनी में, कविताओं की आत्मा में? जी, जो आत्मा की बात आप करें तो पहले जो कविताएं लिखी जाती थी वो रूह से लिखी जाती थी। मतलब आप लिखते थे, अपनी रूह से लिखते थे, आपको सुकून मिलता था कि मैंने ये सब्जेक्ट चुना है, इस पे लिखी है, तो उसके शब्द भी चुन चुन के लिखे जाते थे। आज क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, और कुछ भी हम लिख दें, हम डाल दें, और जिसकी वो पॉपुलर हो गई वो अच्छी है, जो नहीं पॉपुलर हुई वो नहीं अच्छी है, बस थोड़ा ये फ़र्क है। और पहले ज़माने में जो थी पवित्रता, शब्दों में जो शब्दों की पवित्रता होती थी वो थी। अब मतलब आपका कहने का मतलब कि अब जो है वो तुकबंदी ज़्यादा है। बिल्कुल, अब तुकबंदी ज़्यादा है। बट अभी भी कुछ नए जो कवि आ रहे हैं, वो अभी भी कहीं ना कहीं तो उनके भी कविताओं में दम होगा, वो भी आपने कुछ पढ़े होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथी सीना मर्श जी रहे हैं। हाँ जी। अभी वो पीछे उनकी मृत्यु हुई है,
और प्रेमवीर जी हैं, अनीश गर्ग जी हैं, इनकी कविताएं अनीश गर्ग जी अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं हमारे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे जो मेरे साथी हैं अभी, बहुत अच्छी नादिर साहब हैं, हाँ, जिनकी हम कविताओं को बहुत सराहना दे सकते हैं। तो इनकी कविताएं ऐसी अच्छी हैं, पर आम तौर पे अगर हम देखें तो 70% ऐसी तुकबंदी वाली कविताएं हैं। जी। तो आपका आज के कवियों के लिए क्या, बच्चों के लिए, आज के जो नए बच्चे कविताएं लिख रहे हैं उनके लिए क्या आपका संदेश रहेगा कि वो किस टाइप की कविताएं पढ़ें या किस टाइप से सोचें, किस तरीके से सोचें कि उनकी अपनी कविताओं में वज़न पैदा हो? जी, मैं उनको यही बोलूँगी कि वो समाज को देखें, पहले समाज की में क्या बुराइयां हैं, उन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए हम अपना योगदान किन शब्दों से डाल सकते हैं, वो शब्द चुन चुन के होने चाहिए, ना कि हम ऐसे उठाए और लिख दिया। वो जो उनका वज़न है, शब्दों का जो वज़न है, वो हमारे दिल पे पड़ना चाहिए ताकि हम उसको समझ सकें। जी। और क्या आप ऐसा विचार बनाती हैं कभी कि कुछ ऐसी वर्कशॉप्स आप ले सकें जिसमें बच्चों को कविताएं बनाने के या उनकी सोच को जागरूक करने का तरीका हो, ऐसी कुछ वर्कशॉप्स आप शुरू करने की? बिल्कुल मैं स्कूलों में जाती हूँ। अच्छा। दूसरा, मैं भारत विकास परिषद की मेंबर रही हूँ। अच्छा। और अब भी हूँ, और मैं प्रेसिडेंट रही हूँ। तो वो बच्चों को हम जाके वहाँ पे अलग अलग तरह के प्रोग्राम होते हैं अपनी संस्कृति सिखाने के, बड़ों के लिए आदर्श क्या क्या हमारे होने चाहिए, और वो सारी चीज़ें हम सिखाते हैं उनको। कविता कैसे लिखनी चाहिए, गज़ल कैसे होनी चाहिए, तो वो हम करते हैं। क्योंकि जो जज्बा कविताओं का नीरज जी की लेखनी में है, वो चीज़ तो अब दिखती ही नहीं है हमारे को कहीं। वो मुझे लगता है कि दिखेगी भी नहीं। कई बार उनको सुनने का मौका मिला है। मैंने जगजीत सिंह जी के साथ मुझे रहने का मौका मिला है। अच्छा। मुझे मेहंदी हसन जी के साथ रहने का मौका मिला, और एक बार गुलाम अली जी के साथ भी एक दिन रहने का मौका मिला, क्योंकि मैं हमारी ड्यूटीज लगती थी एज ए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। सो जो चीज़ वो गाते थे या वो लिखते थे, मैं गुरदास मान को भी मानती हूँ। गुरदास मान तो अब सतिंदर सरताज जी हैं, उनकी जो लेखनी है वो भी बहुत ऊंची है। तो ऐसे बहुत कवि हैं जो अब भी आ रहे हैं। सो मैं यही चाहूँगी कि वो इनको फॉलो करें और अपने जो शब्द हैं उनको वज़न दें, ताकि उन शब्दों के वज़न से हमारे दिल और दिमाग में असर हो। आपने गुरदास मान जी की बात कही, तो उन्होंने भी समाज के लिए और देशभक्ति के लिए बहुत कुछ कहा। आप अपनी कोई देशभक्ति वाली एक कविता पढ़ के सुनाएं हमें। जी, कुछ पंक्तियां उसकी। ये मैंने पंजाबी में लिखी थी। ये मैंने 1971 में शुरू में, अच्छा, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, तो वहाँ पे हमारे 84 जवान शहीद हो गए थे। हाँ जी। मेरे फादर ने उन सब की लाशें इकट्ठी करके आर्मी के साथ सहयोग से उन्होंने वहाँ पे उनका क्रमेशन किया था। तो वहाँ पे अब आसफ वाला शहीदों की समाध के नाम से मशहूर है, पूरे इंडिया में मशहूर है, क्योंकि एक ही समाध ऐसी है जिसको आर्मी ने नहीं बनाया, सिविलियन ने बनाया है। तो मेरे फादर उनमें से एक थे 5 जनों में से। सो उस समय जो पहली बार उसका इनाग्रेशन किया गया था, तो ये कविता मैंने वहाँ लिख के बोली थी। सो मेरे लिए ये कविता बहुत मायने रखती है, दिल से जुड़ी हुई है आपके। तुसी अनखी जोधे हिंद दे, तुसी भारत दा अभिमान, तुसी गुजरी माँ दे पुत हो, तुसी गोबिंद दी संतान, तुसी आकड़ भन्नी पाक दी अते नाल अमरीकी मान, जिस दिते पैटर्न टैंक सन मेटन लई भारत दी शान। ए वादी जो कश्मीर दी, ए वादी जो कश्मीर दी है भारत दी जान। ए दर्रा हाजी पीर दा, ए दर्रा हाजी पीर दा, इत्थे गभरू भंगड़े पान। मां भारत दी याद नूं अज जिंदा कीता आन। ए धरती खेम कसूर दी, ए धरती खेम कसूर दी, कुरखेतर मैदान। इत्थे लहू तुहाडा डुल्लिया, सानू अमृत वांग महान। जिथे लहू तुहाडा डुल्लिया, सानू अमृत वांग महान। ए पानी इच्छो गिलदा, ए पानी इच्छो गिलदा, सानू तीरथ दा इशनान। तुहाडा अहम शिवा प्रताप दा, तुहाडी बंदे वर्गी शान। पिया गीत तुहाडे गावदा अज सारा हिंदुस्तान। तुसी राखे साडी जिंद दे, तुसी राखे साडी जिंद दे, अते राखे वेद कुरान।
ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਟਣਾ, ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਟਣਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਹੈ ਜ਼ਮੀਂ ਅਸਮਾਨ। ਯਾਦ ਦਿਲਾਂਦਾ ਰਵੇਗਾ ਇਹ ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ। ਪਿਆ ਹਮਦਮ ਆਖੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ देश तो ते जिंद करा कुर्बान, ते जिंद करा कुर्बान। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। तो आप आजकल अब जैसे आप सेवानिवृत्त हैं, रिटायर्ड हैं पिछले 10-12 साल से, तो अभी आपका समय कविताओं के ऊपर और समाज सेवा में कैसे आप डिवाइड करती हैं? जी मैं ये जोड़ा समय है मोस्टली लेडीज़ ਲਈ और बच्चों ਲਈ समाज सेवा करके और कुछ ਜਿਹੜੇ ऑनलाइन प्रोग्राम ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10-12 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਐਜ਼ ਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਕੁਝ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁਨਰ ਸਿਖਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਨਰ ਦੇ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ NGO ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ? ਜੀ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ SDM ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਬਾਕੀ ਮੈਂ 10-12 ऑर्गेनाइजेशन दी जेडी मैं किसी दी प्रधान हाँ, किसी दी मैं। बहुत बढ़िया बात है मैम, आपसे मिलके इतना कुछ जानने को मिला कि आप कवि के साथ साथ आप इतना समाज सेवा का काम कर रही हैं। हमें इतनी खुशी है कि आप हमारे स्टूडियो में आई। डॉक्टर उमा शर्मा का हार्दिक दिल से इनका हार्दिक धन्यवाद है हमारे सारे स्टूडियो की तरफ से। एंड उम्मीद करते हैं कि आपकी कविताओं की जब किताब छपेगी तो हमें उसे पढ़ने का ज़रूर मौका मिलेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे जितने भी सुनने वाले दूरदर्शन केंद्र से जो ये प्रोग्राम चलता है साहित्य सिर्जन, इनके सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करती हूँ आपका और दूरदर्शन केंद्र का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। और मैं यही कहना चाहूँगी कि बड़ी तस्कीन है वाबस्ता तेरे नाम के साथ, नींद कांटों पे भी आ जाती है आराम के साथ, नींद कांटों पे भी आ जाती है आराम के साथ। शुक्रिया, थैंक यू।